Hello friends. The concept of elasticity of demand was introduced by great Alfred Marshall in his book Principle of Economics in the year 1890. This concept is very much relevant and very much important to understand various dimensions of economics. So क्या है elasticity of demand? Let us understand. Elasticity of demand refers to degree of responsiveness of quantity demanded of a good to change in its price, consumers income, prices of related goods. तो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, चाहे वो इनकम है, चाहे वो प्राइसेस हैं, चाहे वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, इन तीनों के चेंज होने से डिमांड में जो फर्क पड़ेगा, चाहे कमोडिटी के प्राइसेस चेंज होते हैं उससे डिमांड में जो फर्क पड़ेगा, कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है उससे डिमांड में फर्क पड़ेगा, या सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उनके प्राइस से चेंज होते हैं उससे जो डिमांड में फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा, डिग्री ऑफ चेंज कितना होगा, एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड कितना होगा, दिस इज इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे. वन इज प्राइस इलास्टिसिटी, सेकंड इज इनकम इलास्टिसिटी, थर्ड इज ग्रोथ इलास्टिसिटी. सो लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, it indicates degree of responsiveness of quantity demanded of a good to a change in its price, other things remaining constant. If you remember law of demand में हमने डिस्कस किया था कि there is inverse relationship between prices and quantity demanded. Means other things remaining equal, if prices fall, demand rises. If prices rise, demand falls. But how much degree of change in demand would be there? Prices के कम या बढ़ने से डिमांड में कितना फर्क आएगा, कितना एक्सटेंट ऑफ चेंज डिमांड में होगा, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. ये इसका फॉर्मूला है. हम डिफरेंट फॉर्मूलाज आगे समझेंगे. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस. बड़े सारे मेथड्स हैं इसके, वो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज उनको हम अंडरस्टैंड कर लें. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिफरेंट टाइप्स हैं. इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. तो लेट अस अंडरस्टैंड किन केसेस में ये डिमांड इलास्टिक होगी, किन केसेस में इन इलास्टिक होगी, या परफेक्टली इलास्टिक होगी या परफेक्टली इन इलास्टिक होगी. लेट अस अंडरस्टैंड. फर्स्ट इज इलास्टिक डिमांड. इट मींस प्राइसेस कम हुए P से P1, डिमांड बढ़ गई Q से Q डैश, P से P डैश डिमांड. So you can see small decrease in prices leads to greater increase in quantity demanded, right? So here you can say that elasticity of demand is greater than 1, right? And it will happen in case of luxury goods, or you can say manufactured goods भी also, few manufactured goods वो भी इस कैटेगरीज में आ सकते हैं. मैं एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल गोल्ड के प्राइसेस थोड़े से कम हो जाएं, देयर वुड बी ग्रेट रश इन द मार्केट. जैसे कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो एंड ऑफ कैलेंडर ईयर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वो सेल वो ऑफर करते हैं, कम प्राइसेस ऑफर करते हैं. सो देयर इज ग्रेट इंक्रीज इन डिमांड फॉर कार्स इन द मार्केट. सो राइट, सो you can say in case of elastic demand, a given percentage change in prices causes quite a large change in quantity demand, right? So in case of luxury goods, elasticity of demand would be greater than 1. Okay, inelastic demand. Inelastic demand का मतलब है elasticity of demand जो है, price elastic demand, it is less than 1. जनरली ये किस केस में होगा? necessities के केस में होगा. necessities. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, डिमांड कम हो सकती है लेकिन ज्यादा कम नहीं होगी. और पेट्रोल के प्राइसेस कम भी हो गए तो डिमांड बढ़ेगी लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेगी. रीजन, जो लोग गाड़ियों में जाते हैं गाड़ियों में ही जाएंगे, ठीक है. जो लोग पब्लिक यूटिलिटीज बसेस प्रेफर करते हैं उससे कर थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है. तो इन इलास्टिक डिमांड नेसेसिटीज के केस में रहती है. सो change in prices brings a very smaller change in quantity demanded. ये inelastic demand, right? Third is a unitary elastic demand. Unitary elastic demand का मतलब है कि elasticity of demand is equal to 1. It is equal to 1 at all the places of demand curve. So whether it is R, T, यहाँ पे आप ले लो point M, यहाँ पे ले लो point N, यहाँ पे ले लो point S, यहाँ पे ले लो point H, right? Any point on this demand curve,
वहां पे इलास्टिसिटी डिमांड जो होगी वो इक्वल टू 1 होगी। उसका रीजन क्या है कि जब कंज्यूमर, लेट अस से ही वाज कंज्यूमिंग एट ओपी प्राइसेस OQ क्वांटिटी, राइट, तो वो कितना स्पेंड कर रहा था, ही वाज स्पेंडिंग OPRQ, OPRQ, ये उसका टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था। जैसे प्राइसेस कम हुए P1 पे, अब उसका डिमांड बढ़ गया, Q1 हो गया, और उसकी टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, OP1TQ1, OP1TQ1. So you can see consumption, this, the area of rectangle OPRQ and OP1TQ1, it is same. So when total expenditure is same, it means elasticity of demand is also same. So it is 1 at all points. So, and this shape of demand curve, it is called rectangular hyperbola. Remember, this thing is very important. Demand curve is rectangular hyperbola when it has unitary elastic demand, or when it has elasticity of demand equal to 1, right? Then perfectly elastic, अच्छा, ये जो केस है rectangular hyperbola का, ये it will happen in case of normal goods. So you can say in case of normal goods elasticity of demand is equal to 1. ये भी आपने याद रखना है. Perfectly elastic demand, it happens in case of perfect competition. Perfectly competitive market जो है, उस केस में elasticity demand is equal to infinity. So it is horizontal to the x-axis, right? It implies that a small reduction in prices would cause the buyers to increase the quantity demanded from 0 to all they wanted, right? तो ये जो परफेक्ट कंपटीशन है उस केस में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रहती है। एक बात मैं और बता दूं, ये जो प्राइस लाइन है यहां पे इट इज आल्सो कॉल्ड AR कर्व, और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में AR इज इक्वल टू MR, राइट? देन परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व, it will happen in case of extreme necessities, which constitute very smaller part of your budget. So commodities with smaller part of budget. अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर प्राइसेस P1 है या प्राइसेस P2 हो गए, डिमांड में कोई फर्क नहीं है, राइट? प्राइसेस बढ़ के P1 से P2 हो गए। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, नाउ ड्रग्स आर एक्सट्रीम नेसेसिटीज, सो प्राइसेस बढ़ भी गए, कंज्यूमर हैज नो ऑप्शन, ही हैज टू बाय इट, ही हैज टू कंज्यूम इट। या दोज कमोडिटीज विच कॉन्स्टिट्यूट वेरी स्मॉलर पार्ट ऑफ योर बजट, फॉर एग्जांपल सॉल्ट। अब सॉल्ट जो है, टाटा का नमक है, वो 20 रुपए किलो है सपोज, अगर टाटा उसके प्राइसेस 25 कर दे, 30 कर दे, तो ऐसा तो नहीं है कि लोग उसकी डिमांड अब नमक कम खाना शुरू कर देंगे बिकॉज नमक के प्राइसेस बढ़ गए हैं। सो कुछ केसेस में डिमांड रिमेन्स फिक्स्ड। सो या न्यूज़पेपर है, आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, लेट अस से न्यूज़पेपर का प्राइस 8 रुपए है, या 5 रुपए का न्यूज़पेपर है, अगर प्राइसेस 5 से 7 हो जाए, ऐसा तो नहीं न्यूज़पेपर आप बंद कर दोगे, या न्यूज़पेपर सस्ता हो जाए तो आप दो उसको अपने वेंडर को बोलोगे भैया 2 अखबार मेरे को फेंक जाओ क्योंकि सस्ता हो गया। सो इन दोज केसेस आल्सो डिमांड रिमेन्स फिक्स्ड, राइट? ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट हाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड। सो देयर आर 5 डिफरेंट मेथड्स: परसेंटेज मेथड, मिड पॉइंट मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, आर्क इलास्टिसिटी मेथड एंड रेवेन्यू मेथड। Let us first understand percentage method. Percentage method क्या है? It is percentage change in quantity demanded divided by percentage change in prices, right? तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है यहां पे, वर्जन है डेल्टा Q upon Q into P upon डेल्टा P। तो इसको आप थोड़ा सा सोल्व करोगे, it would be like this. So this is the formula of price elasticity of demand, that is delta Q upon delta P into P upon Q, right? Then total expenditure method.
इन केस टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स विद राइजिंग प्राइसेस देन डिमांड इज मोर इलास्टिक। अब इसको ध्यान से समझो, ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को समझोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस डिक्रीज करते हैं, इफ प्राइसेस फॉल, व्हाट विल हैपन? अगर प्राइसेस के फॉल होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अगर प्राइसेस के फॉल होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है, प्राइसेस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है, इट मींस वो कमोडिटी या तो बड़े स्मॉल पार्ट है बजट में या वो नेसेसिटी में है, ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। प्राइसेस के कम होने से देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, राइट। प्राइसेस के बढ़ने से, नाउ प्राइसेस के बढ़ने से अगर डिमांड कम होती है, लग्जरी गुड्स, इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1। प्राइसेस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, नेसेसिटीज, एक्सट्रीम नेसेसिटीज, इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1। प्राइसेस के चेंज होने से देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, नॉर्मल गुड्स, इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1। We can discuss it with the help of this diagram also. And you can see on the x-axis we have taken total expenditure, on the y-axis we have taken prices. Prices कम हो रहे हैं, अब prices यहां से कम हो रहे हैं, total expenditure बढ़ता जा रहा है, elasticity of demand is greater than 1 from A to D. Prices यहां पे बढ़ते जा रहे हैं, you can see यहां पे prices बढ़ रहे हैं और total expenditure भी बढ़ रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। प्राइसेस यहां पे कम होते जा रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होता जा रहा है, इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1, राइट। और यहां पे आप देखोगे कि प्राइसेस बढ़ भी रहे हैं, प्राइसेस डिक्रीज भी हो रहे हैं, बट टोटल एक्सपेंडिचर इज फिक्स्ड, इट रिमेन सेम, सो इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1, सो ईडी इज इक्वल टू 1 फ्रॉम डी टू जी, राइट, इट इज इक्वल टू 1। So this is the case of total expenditure method. Then midpoint method. Let us understand this also. Very important. अगर किसी straight line demand curve पे आपको elasticity of demand का concept समझना है कि अगर straight line demand curve है, तो किसी particular point पे अगर आपको elasticity of demand measure करनी है तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए ये midpoint method है। इसमें क्या करना है? Let us say you want to measure elasticity demand at point R, तो इसमें elasticity demand कैसे measure की जाएगी? By this formula, RD dash upon RD means lower segment of demand curve divided by upper segment of demand curve, right? So RD dash upon RD. Let us take the case of point S. अगर point S पे आपको elasticity demand समझनी है तो क्या formula होगा? SD dash lower segment of demand curve divided by upper segment SD. So you can see इस केस में now this numerator is greater than denominator, so elasticity of demand is greater than 1. See, it is greater than 1, right? Point L पे क्या है? Lower portion of demand curve LD dash divided by upper portion of demand curve LD, right? So numerator is less than denominator, elasticity demand is less than 1. तो मिड पॉइंट से नीचे इलास्टिसिटी डिमांड वुड बी लेस देन 1, मिड पॉइंट से ऊपर इट वुड बी ग्रेटर देन 1, बट एट पॉइंट डी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंफिनिटी बिकॉज लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व इज डी डैश, राइट, और अपर पोर्शन डिमांड कर्व कुछ भी नहीं, ठीक है। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, डी डैश डिवाइडेड बाय जीरो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इंफिनिटी, राइट। सिमिलरली डी डैश पे इट वुड बी जीरो बिकॉज here lower portion of demand curve is 0, upper portion is d dash, so 0 divided by anything it is 0, so it is 0. So this is midpoint method of measuring price elasticity of demand. Then arc elasticity of demand, इसका मतलब ये है कि अगर डिमांड कर्व में कर्वेचर है और हमें पूरी आर्क का इलास्टिसिटी देखना है फ्रॉम R1 R2 आर्क, इसका अगर हमें इलास्टिसिटी देखना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्या है? इट इज Q2 माइनस Q1, मतलब जो चेंज्ड क्वांटिटी है माइनस जो प्रीवियस क्वांटिटी थी
डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 एंड P2 माइनस P1। P2 क्या हुआ? चेंज प्राइसेस, P1 मींस ओरिजिनल प्राइसेस। तो इस फॉर्मूले से वी कैन गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट? हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फाइनली रेवेन्यू मेथड इज देयर। रेवेन्यू मेथड सिंपल है। इसका फॉर्मूला है कि इलास्टिक डिमांड को अगर आपने मेजर करना है देन AR डिवाइडेड बाय AR माइनस MR, एवरेज रेवेन्यू डिवाइड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिन रेवेन्यू। तो इस केस में एवरेज रेवेन्यू हियर इज PM, right? So because this is AR curve, margin revenue here is LM, so PM divided by PM minus LM. So this is elasticity of demand under with the help of revenue method, right? Then determinants of price elasticity of demand. अब ये जो price elasticity of demand है, इसको कौन से factors affect करते हैं? What are the determinants? Let us understand these determinants. First is availability of substitutes. If for a commodity closer substitutes are available, then its demand tends to be elastic as people will shift to close substitutes due to price rise. सिंपल सी बात है, अगर सब्स्टिट्यूट्स किसी कमोडिटी के ज्यादा है तो उसके प्राइसेस अगर चेंज होते हैं, पीपल विल प्रेफर टू बाय अदर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर प्राइसेस कम होते हैं तो लोग दूसरे प्रोडक्ट्स बाय करना शुरू कर देंगे, अगर प्राइसेस कम होते हैं तो लोग उसको प्रेफर करना शुरू कर देंगे, तो बाकियों की जो डिमांड है वो कम होना शुरू हो जाएगी। सेकेंडली, प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर इनकम स्पेंड. Greater the proportion of income spent on a commodity, greater will be generally its price elastic demand and vice versa. So I told you in case of luxury goods या प्रॉपर्टी, अगर आपने लेट अस से आपको कोई फ्लैट परचेज करना है, कोई प्लॉट परचेज करना, लैंड परचेज करनी है, तो लैंड के प्राइसेस अगर कम हो, सो अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस कम हो जाए तो लोग क्या करते हैं, लोग खूब सारी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, राइट? फ्लैट्स बाय करेंगे, प्लॉट्स बाय करेंगे, प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ जाएं, लोग वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम स्पेंड। गोल्ड का केस मैंने आपको दिया, गोल्ड के प्राइसेस कम हो जाएं, डिमांड बढ़ जाती है। अब गोल्ड में तो ज्यादा पैसा स्पेंड होता है। नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, द ग्रेटर द नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट, द ग्रेटर विल बी इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर एग्जांपल मिल्क के बहुत सारे यूजेस हैं, राइट? लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है घर में, लेट अस से एक घर है, उसमें छोटा बच्चा है, उसको दूध पिलाना है। ठीक है, हम दूध से दही बना सकते हैं, हम उससे बटर बना सकते हैं, चीज बना सकते हैं, उससे मिठाइयाँ बना सकते हैं। सो इन दैट केस चाय बनती है घर में। सो इन दैट केस अगर मिल्क के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं वहाँ पे फोकस शिफ्ट हो जाएगा, मिल्क की कंजम्पशन वहाँ पे होगी, जो जैसे मिठाइयाँ बनानी है, बाकी काम है, वहाँ पे उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, राइट? सो elasticity demand would be greater if number of uses of a commodity is more. Complementarity between goods, households are generally less sensitive to change in prices of goods that are complementary with each other. Less sensitive. For example, ink and pen. For example, car and petrol. उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसमें हाउसहोल्ड्स आर जनरली लेस सेंसिटिव, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? टाइम एंड इलास्टिसिटी, डिमांड्स टेंड टू बी मोर इलास्टिक इफ द टाइम इन्वॉल्व्ड इज लॉन्ग। टाइम इन्वॉल्व अगर ज्यादा होगा, सो लॉन्गर टाइम पीरियड में जो डिमांड है वो ज्यादा होगी, ज्यादा इलास्टिक होगी। शॉर्टर टाइम पीरियड में लोगों की डिमांड चेंज नहीं हो पाती। ठीक है, तो लोगों का जो एक कंजम्पशन बिहेवियर है स्मॉलर पीरियड में, शॉर्टर पीरियड में, शॉर्ट रन में चेंज नहीं होता, जैसे लॉन्ग रन में वो चेंज होता है। तो शॉर्ट रन में प्राइसेस का जो इंपैक्ट है डिमांड पे ज्यादा नहीं दिखेगा, राइट? लॉन्गर रन में वो ज्यादा दिखेगा। ये जो जितने कॉन्सेप्ट्स थे ये प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड के कॉन्सेप्ट थे। अभी हम डिस्कस करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड कॉन्सेप्ट क्या है? The degree of responsiveness of a change in demand for one good in response to change in price of other good. For example, X commodity है, उसकी जो क्वांटिटी है उसमें कितना फर्क पड़ेगा बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड Y, राइट? अगर दो गुड्स हैं सब्स्टिट्यूट्स, लेट अस से टी और कॉफी, तो टी की जो डिमांड है उस पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी। या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, लेट अस से पेट्रोल एंड कार, पेट्रोल के प्राइसेस चेंज होने से कार की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा?
So this is gross elasticity of demand method, right? तो यहां से आप समझ सकते हो सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस है यहां पे. लेट अस से ये y गुड है, दिस इज y गुड, राइट, एंड दिस इज x गुड. यू कैन सी y के प्राइसेस कम हुए, y की डिमांड बढ़ गई, लेकिन x के प्राइसेस में कोई फर्क नहीं था, लेकिन x की डिमांड कम हो गई. Why? Because people shifted their consumption to in buying more commodity Y, right? तो X के प्राइसेस, X की commodity कंजम्पशन कम हो गई. ठीक है, तो आप इतना इसको ऐसे समझ सकते हो कि टी के प्राइसेस कम हुए, लोगों ने कॉफी की डिमांड कम कर दी, टी की डिमांड बढ़ा दी. सो दिस इज द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड क्या कहता है कि इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितना फर्क पड़ेगा. So proportion of change in purchase of good because of proportion of change in income. So this is income elasticity of demand. अगर इनकम के चेंज होने से डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, देन इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1. अगर इनकम के चेंज होने से डिमांड पे कम फर्क पड़ता है, इट वुड बी लेस देन 1. इनकम के चेंज होने पे डिमांड पे प्रोपोर्शनल फर्क पड़ता है, वो सेम परसेंटेज चेंज जितना हुआ उतना ही फर्क पड़ता है, then it would be equal to 1. So this is all with regard to elasticity concepts. मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में. Thank you very much.